हेलो गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं प्रेजेंट हुई हूँ एक नए केस के साथ। और बाई प्रोफेशन आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ कि मेरा नाम सुचेता गुप्ता है और मैं बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ और कॉरपोरेट एंड आईबीसी लॉ एडवाइज़र हूँ। तो बेसिकली आज मेरा वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा जो पर्पज़ है जो ये केसेस को वर्बली एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि एक तो हमें वो याद रहें वो केसेस, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल्स इतने केसेस होते हैं वो हम भूल जाते हैं। पर अगर कोई हमें बता देता है उसी केस को तो हमको हमेशा याद रहती है वो चीज़। तो मेरा पर्पज़ ये भी है कि ये जो केसेस हैं वो मैं वर्बल वे में बता पाऊँ जिससे वो आपकी मेमोरी में रहें। और दूसरा है कि जो फ्लैट बायर्स हैं या कंपनीज़ हैं या जिन्होंने लोन दे रखे हैं कंपनियों को, या जो गुड सप्लायर हैं, सर्विसेज सप्लायर हैं, तो उन सब के लिए भी कि इस केस में ये हुआ था और मेरे केस के इफ़ेक्ट्स हैं, उनको भी कुछ कुछ पता लग जाए कि उनके केस में क्या दम है और वो कहाँ पे मतलब स्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही है। अब मैं शुरू करती हूँ इस केस के साथ, डिले नहीं करना है मुझे। तो प्लीज़ अगर मेरा ये वर्बल वे आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए जिससे मैं और अच्छे केसेस आपको समझा पाऊँ। तो शुरू करते हैं। ये केस है एनसीएलटी का है। एनसीएलटी बेंच ने, प्रिंसिपल बेंच ने पास किया है और ये बड़ा रीसेंट ऑर्डर है, अभी आया है। 5 डेज़, आई थिंक 5 डेज़ या 6 डेज़ हो रहे होंगे उसको। और ये केस है दीपक दयालाल, ये एक्स डायरेक्टर हैं। इन्होंने फाइल करी है वैसे तो अपील। और ये प्रीति इम्पैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जो कि सीआईआरबी में चली गई है। बेसिकली इज़ द कॉर्पोरेट डेटर, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेट डेटर एंड व्हाट इज़ द ऑपरेशनल डेटर एंड व्हाट इज़ द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो बेसिकली इस केस में क्या है, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल हुई है जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने फाइल करी है। तो जो मैं बता चुकी हूँ कि जो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन होती है, अगर किसी कंपनी को सीआईआरपी में हमें ले जाना है तो वो सेक्शन 7 में जाते हैं, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। और जब सेक्शन 9 की कोई एप्लीकेशन फाइल होती है तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं। तो बेसिकली स्टील रिसोर्सेज जो है एक एंटरप्राइज है ये। तो ये बेसिकली क्या है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है जिसने अगेंस्ट द प्रदीप इम्पैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन सेक्शन 9 में फाइल की। अब वो एप्लीकेशन एडमिट भी हो गई है और एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया है और सीआईआरपी में कंपनी चली गई है। तो उसी के अगेंस्ट में, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में जो दीपक दयालाल ने, एक्स डायरेक्टर है, बेसिकली सस्पेंडेड बोर्ड हो चुका है कंपनी में। तो ये इन्होंने क्या किया है कि अपील में चले गए ये उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। अब इन्होंने अपील में जाने में क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके ब्रीफ फैक्ट्स। बेसिकली जो ऑर्डर पास हुआ था एनसीएलटी से, वो ऑर्डर पास हुआ था 22/11/2023 को। अब जो आईबीसी लॉ है वो ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपको अपील में जाना है, एनसीएलटी में जाना है, तो आप वो विद इन 30 डेज में जाओगे और आपको एक कंडोनेशन ऑफ डिले भी मिल सकता है, कुछ सफिशिएंट कॉज है तो वो 15 दिन का ग्राउंड है कि 15 दिन का आपका मिल सकता है। तो वो टोटल 45 डेज अगर आप देखो मोटा मोटी तो वो होते हैं। तो ये 22/11/2023 को ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ। उसके बाद जो पीरियड एंड हो रहा है 30 दिन का, वो 22/12/2023 को हो रहा है। और जो 15 दिन भी अगर हम एक्स्ट्रा काउंट कर लें तो वो भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं 7/1/2024 को। पर हुआ क्या, इन्होंने जो अपील फाइल की वो 1/2 यानी कि 1 फरवरी 1 फेब 2024 को फाइल की, जो कि अगर 7 दिन के बाद भी अगर हम काउंट कर लें तो एक तो 23 डेज हो गए उस महीने के, और प्लस एक दिन ये हो गया, तो 24 डेज हो गए अराउंड अप्रॉक्स। तो ये 24 डेज और एक्स्ट्रा ले लिए इन्होंने, 15 डेज तो है ही है और उसके अलावा भी इन्होंने ये 24-25 डेज, क्योंकि 31 का महीना होता है, तो वो इन्होंने एक्स्ट्रा वो भी ले लिए। तो अब इसमें क्या कहना था, इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में ये कहा कि ये जो हमारी डिले हुई है, जो
जो एप्लीकेंट थे उनका ये कहना था कि एक तो छुट्टियां पड़ गई क्योंकि 22/12/2023 को 30 दिन हो रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ छुट्टियां पड़ गई जो क्रिसमस की थी, न्यू ईयर की थी, तो इस वजह से एक तो हमारा वो जो फर्दर 15 दिन का हमें मिला है ग्राउंड वो भी हमारा काउंट नहीं होगा। एक बीच में रिपब्लिक डे तो बाद में आएगा क्योंकि वो तो 26 को पड़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि एक तो वो एक्सक्लूड कर दीजिए आप टाइम। तो इसमें ये हुआ कि जजेस ने बोला कि एक बात बताइए, ये 22/11/2023 को जो ऑर्डर पास हुआ इसको रजिस्ट्री ने इनको मेल भी किया, ठीक है, मेल भी किया, और उसके बाद में जो छुट्टियां भी पड़ी क्रिसमस की या न्यू ईयर की, तो उसमें रजिस्ट्री ई फाइलिंग पोर्टल हमेशा के लिए हमेशा से ओपन है, तो वो तो ओपन ही था उस पीरियड में भी, और रजिस्ट्री अपना काम कर रही थी। आप जाके उसको फाइल कर सकते थे ई पोर्टल पे, तो एटलीस्ट कर देते ना, तो डेट तो आपका काउंट हो जाता। मान लो डिफेक्ट आता या कुछ होता वो बाद में रिमूव हो जाता, बट लेकिन आपने तो वो भी फाइल नहीं किया, ई फाइलिंग भी नहीं की, वो तो आप कर सकते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हमको नॉलेज नहीं थी, मतलब कि जो एप्लीकेंट हैं जिनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर हैं जो, उनको उनके डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमको नॉलेज ही नहीं थी इस ऑर्डर के बारे में कि ये कब ऑर्डर पास हुआ। तो हमारा तो उस दिन से आप काउंट करो जिस दिन से ये कम टू द नॉलेज आया हमारे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली स्पेसिफिकली बोल दिया एनसीएलटी ने कि जो ऑर्डर का पीरियड है, आईबीसी वैसे भी टाइम बाउंड प्रोसेस है, आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ, क्योंकि 180 डेज में पूरा रिजोल्यूशन होना होता है इसमें कि कंपनी में क्या है क्या नहीं है, इसको लिक्विडेशन में लेके जाना है या कोई रिजोल्यूशन प्लान आएगा इसमें या सेटलमेंट कुछ भी होना है, वो 180 डेज का पीरियड है। फर्दर एक्सटेंशन कुछ दिन के लिए भी प्रोवाइडेड है, बट ये टाइम बाउंड प्रोसेस है पूरा। तो इसमें साफ कर दिया जजेस ने कि आपको जब भी नॉलेज हुई है, भले ही ये एक्स पार्टी, इनका ये भी कहना था कि ऑर्डर एक्स पार्टी पास हो गया, तो भले ही एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया आपकी नॉलेज में जब भी आया हो, बट लेकिन हम जो दिन काउंट करेंगे वो हम दिन काउंट करेंगे जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है, उसका एक दिन तो चलो मान लो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हम एक दिन का वो जिस दिन पास हुआ है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट हम इससे ज़्यादा और कुछ एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल टाइम बाउंड है। तो बेसिकली यही हुआ कि इन्होंने बोला कि हमें एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ, हमारी नॉलेज में नहीं था, तो हमारा तो उस दिन से मानना चाहिए जिस दिन से हमारी नॉलेज में आया। पर जजेस ने उसको साफ मना कर दिया, उन्होंने बोला कि ये उस दिन से पीरियड काउंट होगा जिस दिन से आपका ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ, उसमें से आप एक दिन एक्सक्लूड कर सकते हो कि जिस दिन ये ऑर्डर जो ऑर्डर पास करने वाली डेट है बस उसको आप एक्सक्लूड भले ही कर लो, उसके अलावा आप कोई भी पीरियड को एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने काफ़ी ग्राउंड्स लिए उसमें कि छुट्टियां थी, उसके बाद में इनके कजिन की डेथ हो गई थी, वो 13 दिन का वो पीरियड काउंट कर दीजिए। तो ऐसे कर करके इन्होंने 1/2/2024 का अपना बना के फाइल किया कि ये सारे ग्राउंड्स हैं, बट लेकिन उसमें जजेस ने बोला कि आपका जो पीरियड है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन ऑर्डर पास हुआ, और उसमें एक दिन का कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड में भी अगर हम जाए एक दिन जिस दिन ऑर्डर प्रोनाउंस हो रहा है बस वो वाली डेट हम एक्सक्लूड होगी, और अदरवाइज कोई डेट एक्सक्लूड नहीं होगी। तो मोटा मोटी क्या समझ में आया इसमें कि अगर हमें अपील में जाना है किसी कंपनी को, अगर उसको लगता है कि उसके अगेंस्ट में कोई सीआईआरपी प्रोसेस रॉन्गली एडमिट हो गया है या एनसीएलटी का गलत डिसीजन है, वो चाहे सेक्शन 7 में हो चाहे सेक्शन 9 में हो, तो उसको इस टाइम पीरियड को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। वो चाहे कि इसमें 15 दिन की डिले कंडोन कर सकती है, क्योंकि ज्यूडिक्शन जो एनसीएलटी की है वो 15 दिन की कंडोनेशन कर सकती है, पर वो कोई सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। अगर ये 15 दिन का भी डिले अगर जजेस यहाँ पे ले लेते तो वो भी 7/1/2024 को खत्म हो रहा है, तो आपने तो उस पीरियड में भी तो नहीं फाइल करी ना एप्लीकेशन। अब उसमें अगर आप ये ग्राउंड ले रहे हो कि छुट्टियां पड़ गई थी, क्रिसमस डे था, फलाना था, तो ये तो साफ दिया कि जो ई रजिस्ट्री है
वो हमेशा से खुली हुई है, तो आप ई फाइलिंग तो करते कम से कम। वो गलत होता, डिफेक्ट में आता, वो बाद की चेकिंग की बात है, बट लेकिन आप एटलीस्ट फाइल तो कर देते पोर्टल पे। तो हमें क्या इससे मिला सीखने को कि हमें अगर अब हमारी कोई अपील है तो हमें एक्ट चलना है, अब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हमें फाइल करनी है या हमें एनसी में फाइल, एटी में फाइल करनी है, पर हमें एज पर द एक्ट ही जाना है। हमें एक्ट के बियॉन्ड टाइम पीरियड नहीं ले सकते, और उसको वो एक्सक्लूड करने की पावर है ही नहीं, ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं। और एनसीएलटी उसको इस केस में तो उसने इसमें नहीं किया उसको। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वर्बल बेस अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, जिससे कि उनको भी पता लगे, उनको भी समझ आए कि क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। और कंपनीज़ को भी, कंपनीज़ अगर हैं कॉर्पोरेट डेटर, उनके अगेंस्ट में किसी ने फाइल कोई केसेस, तो वो कितने दिन में कैसे अपील में जा सकते हैं। तो बेसिकली ये सीखा हमने आज तो इस वाले ऑर्डर से। तो और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिनको मैं ब्रीफ करूँगी, उनका जिस्ट वर्बल वे में समझाऊँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।